हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपको अखबारों, टेलीविज़न से नहीं मिलती। हम कुछ जानकार लोगों से आपसे मुलाकात कराते हैं और वो इश्यूज़ डिस्कस करते हैं जो आप अक्सर बहुत ही हल्की इन्फॉर्मेशन, छिछली इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती है अखबारात से, वो गहराई आपको वहाँ नहीं मिलती। आज हम बहुत ही अहम कुछ इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं। टीआरपी जो रिपब्लिक भारत या रिपब्लिक टेलीविज़न जो अर्नब गोस्वामी का है, वो महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। और त्यौहार का सीज़न आ रहा है, हिंदुओं के कई त्यौहार आ रहे हैं जिसमें दशहरा, दिवाली और कई त्यौहार हैं। उसमें क्या कुछ होगा, क्या देश की इकॉनमी कुछ बेहतर होगी, क्या लोग ख़रीदने की हालत में हैं, ख़रीदारी करने की हालत में हैं, उस पर बात होगी। और उसके अलावा बिहार चुनाव में क्या कुछ हो रहा है, इस पर बात होगी। इसमें हम बात करेंगे। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं रविंद्र कुमार जी, जो पेशे से वकील हैं और साथ साथ अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के। बहुत ही जाने माने टीकाकार हैं और बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपके पास हर सब्जेक्ट पर होती है। हमें अक्सर जब भी हम उनसे बात करते हैं तो उनसे हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ये जो टीआरपी वाला मसला महाराष्ट्र में छिड़ा है, उससे ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया जो बहुत तेज़ी से सरकार को सपोर्ट करने में बिल्कुल, एक तो वो अंधभक्त हैं जो हम दूसरे अंधभक्त हैं, ये भी तकरीबन अंधभक्त बन चुके थे। अब ये टीआरपी में बदमाशी उन्हीं अंधभक्तों की निकल के आ रही है सामने। और महाराष्ट्र चूँकि बीजेपी के हाथ में नहीं है सरकार, शायद ऐसा लगता है कि वहाँ की सरकार ने ये हिम्मत की है। आप इसको क्या कुछ देखते हैं? गोदी मीडिया, रिपब्लिक भारत और ये टीआरपी, ये सब कैसे कनेक्टेड हैं? क्या कुछ है इसमें? देखिए, टीआरपी का जो पूरा मामला है बड़ा दिलचस्प भी है और बड़ा हैरत अंगेज़ भी है। हैरत अंगेज़ इसलिए है क्योंकि अब तक लोगों को लगता था कि चैनलों की टीआरपी तय होती है और बीएआरसी जो संस्था है वो इनको जो है अवार्ड भी हर साल देती है। और बड़े बड़े चैनल ये कहते थे कि हम जो है नंबर 1 हैं, हम जो है न्यूज़ में नंबर 1 हैं, हम फीचर में नंबर 1 हैं, हम एंटरटेनमेंट में 1 हैं। और जो एडवर्टाइज़र हैं वो उसके बेस पर जो है उन चैनलों को एडवर्टाइजमेंट देते थे। दरअसल मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जो अभी भंडाफोड़ हुआ है कि जो टीआरपी है उसको हम कहते हैं टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, ताकि जो है ये पता चलता रहे कि कौन सा चैनल ज़्यादा देखा जा रहा है, कौन सा कम देखा जा रहा है। और हर जो एडवर्टाइज़र है वो ये चाहता है कि उसके पैसे का पूरा पैसा वसूल उसको हो, और इसलिए वो उस चैनल को देगा जिसकी व्यूअरशिप ज़्यादा होगी। लेकिन ये जो धोखा है ये कानून के साथ धोखा नहीं है, बल्कि ये टीआरपी का जो पूरा षड्यंत्र है ये भारत सरकार की जो ट्राई है, जो हिंदुस्तान में ट्राई एक संस्था है जिसको कि ट्राई एक्ट में 1997 में बनाया गया था। ये ट्राई के जो अध्यक्ष हैं उनकी बेईमानी का साक्षात नमूना है। और मैं कहूँगा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि बात यह है कि 29 दिसंबर 2018 को ट्राई ने, आपने देखा होगा, सेट टॉप बॉक्स में डीटीएच में ये प्रोविज़न किया था कि आपको जो है अपने यहाँ सेट टॉप बॉक्स लगाना पड़ेगा। और सेट टॉप बॉक्स में एक रेट लिस्ट दी गई थी, उसमें बताया गया था कि आप एनडीटीवी देखेंगे तो आपके 10 पैसे लगेंगे, अगर आप जो है इकोनॉमिक टाइम्स देखेंगे तो आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे, अगर आप जो है बीबीसी देखेंगे तो फलाना प्राइस देना पड़ेगा, अगर आपको एंटरटेनमेंट या डिज्नी चैनल देखना है बच्चों का तो उसके लिए सबसे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ये पैसा जब इकट्ठा होता है सेट टॉप बॉक्स से तो ये पर्टिकुलर चैनल को मिलता है। और उस चैनल को जब मिलता है तो उस चैनल को आप 2 मिनट में कैलकुलेट कर सकते हो कि मैंने अगर 1000 रुपये का अपना सेट टॉप बॉक्स में पैसा जमा कराया है और मैंने फलाने चैनल देखे हैं तो उस फलाने चैनल को कितने पैसे मिले। ये आराम से 2 मिनट में आप कंप्यूटर का बटन दबाएंगे और पता चल जाएगा कि रिपब्लिक टीवी को कितने पैसे मिले, ईटीवी को कितने पैसे मिले, जीटीवी को कितने पैसे मिले, एनडीटीवी को कितने पैसे मिले, आज तक को पैसे मिले। यानी कि 2 साल से जो व्यवस्था कानूनी तौर पर आपने देश में लागू कर रखी है उसके बेस पर आप जो है ये नहीं बताते कौन सा चैनल पॉपुलर है या नहीं है, बल्कि आप क्या कहते हैं, पुरानी परंपरा पकड़ लो। यानी टेक्नोलॉजी के युग में आप कहो कि हम तो बैलगाड़ी से बंबई आपको भेजेंगे, हवाई जहाज से नहीं भेजेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि ट्राई जो है एक सबसे
खतरनाक संस्था है जिसका मजे की बात यह है कि आप पिछले 8-10 सालों से देखोगे कि जो भी उसका अध्यक्ष बनता है वो जो है नरेंद्र मोदी का समर्थक होता है। जी जी। नृपेंद्र मिश्रा थे, वो ट्राई के पहले चेयरमैन थे, फिर वो पीएम के वो जो है सबसे प्रमुख और ताकतवर अफसर बन गए। उसके बाद जो है अभी भी जो वहाँ पर ट्राई के अध्यक्ष हैं वो भी गुजरात के हैं। तो ये षड्यंत्र जो है ट्राई कर रही है और ट्राई जो है इस सारे षड्यंत्र में शामिल है और उसका नाम कहीं नहीं आता। जी जी। मेरा ये कहना है कि मुंबई पुलिस को अगर जांच करनी है तो ट्राई के चेयरमैन को, ट्राई के ऑफिस को, इन सब की जांच करनी चाहिए। और जब वो इनकी जांच करेंगे और ये जेल जाएंगे तो पता चलेगा कि ये जो हम जो कहते हैं कि टीआरपी का षड्यंत्र चला है, टीआरपी तो है ही बोगस चीज। टीआरपी तो 8-10 जो बड़े चैनल है इनका आपस में बनाया हुआ एक संगठन है जिसकी ना कोई वैधानिक जो उपस्थिति है, ना किसी कानून के तहत है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। वो एक संस्था बना ली 8-10 लोगों ने और उसके आप जैसे कि गली मोहल्ले में देखेंगे कि बहुत सारे गुंडे इकट्ठे हो जाते हैं और वो कहते हैं जी हमने दुर्गा पूजा समिति बना ली है तो हमें जो है चंदा दो। चंदा लिया, खाया पिया और हाथ झाड़े और चल दिए। तो ट्राई के नाम पे जो ये षड्यंत्र हो रहा है और ये जो टीआरपी के नाम पे षड्यंत्र हो रहा है, इसमें अर्णब गोस्वामी इसलिए फंसा क्योंकि अर्णब गोस्वामी ने एक तरह से सुपारी ले रखी है कि वो देश के पूरे ढांचे को, पूरे के सेकुलर जो ढांचा है उसको मैं नष्ट करूंगा। जी जी। आप देखेंगे भीमा कोरेगांव में जितने भी लोग बंद हैं उनके खिलाफ वो कहता है जी ये जो है देशद्रोही हैं। वो जो है एक तरह से षड्यंत्र करता है, बताता है जी कर्नल राणावत जो है वो सबसे बड़ी देशभक्त है और जो वहाँ के उद्धव ठाकरे है और उनका बेटा आदित्य ठाकरे है, उद्धव ठाकरे के वो डराने के लिए वो कहता है कि आदित्य ठाकरे जो है एक रेप में शामिल है। तो ऐसी बातें जो वो करता है वो बेसिकली आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला है। और आज ही एक खबर आई है कि परमवीर सिंह ने कहा कि उसको जो है उसके परिवार को रोज धमकी मिलती थी और एक लड़का कहता था मैं तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा। तो जब मुंबई पुलिस ने उसकी जांच की तो पता चला लड़के ने जो जवाब दिया वो बड़ा मासूम सा जवाब था। उसने कहा कि मैं तो ये रिपब्लिक टीवी चैनल देखता था, उसे देख के मुझे जोश चढ़ा और मुझे लगा कि बम्बई पुलिस जो है दुनिया की सबसे शैतान पुलिस है तो इसको सबक सिखाना चाहिए। तो बाद में उस लड़के के बाप ने, उसकी बहन ने और लड़के ने माफ़ी मांगी कि हम जो है रिपब्लिक टीवी को देखकर जो है बहक गए थे। जब कोई नौजवान किसी पुलिस कमिश्नर के घर को खत्म करने की बात करता है और वो भी चैनल को देखकर, तो आप समझ लीजिए रिपब्लिक टीवी ने लोगों के दिमाग में कितना जहर भरा है। इतना ही यही काम जो है जीटीवी ने किया है, यही काम जो है आप देखेंगे टीवी 18 ने किया है, यही न्यूज़ इंडिया न्यूज़ ने किया है, यही जो है आज तक ने किया है। ये सारे चैनल जो है अगर इनकी एक तरह से साइकोलॉजिकल जो है अगर एनालिसिस हो तो आपको पता चलेगा ये चैनल जो है देश में देशभक्ति नहीं सिखाते, देश के लोगों के दिमाग को पॉल्यूटेड करते हैं और उनको हिंसक बनाते हैं। और अगर देश में कहीं हिंसा और बलात्कार और रेप और ये सारे काम हो रहा है तो इनके लिए चैनल जिम्मेदार हैं क्योंकि इन चैनलों ने इन लोगों को महिमा मंडित करने का काम कर रखा है। जी जी। मैं अगला सवाल आपसे करने से पहले मैं आपको दर्शकों को बताऊं कि अर्णब गोस्वामी के साथ इत्तेफाक से 2-3 दिन अमेरिकन सेंटर में जो अमेरिकन एम्बेसी है वो एक वर्कशॉप में मुझे साथ देखने का, ऑब्ज़र्व करने का मौका मिला। ये तकरीबन 1990 के आसपास की बात है और उसमें वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटर आए हुए थे और CNN के फाउंडर एड टर्नर आए हुए थे। तो उसमें मैंने इनको देखा कि वो कितने एक तरह से ग़ुलामी का मिजाज जो होता है, यानी अमेरिकन हैं तो वो बहुत बड़े हैं इसलिए उनकी ग़ुलामी का, हम तो उनसे सवाल करते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हमने सवाल कर दिया तो उनके मेहमान की बेइज्जती कर दी। तो ये हैं अर्णब गोस्वामी। दूसरी बात एक और मैं बता दूं बीच में, जब रिपब्लिक टीवी शुरू हुआ पहले दिन क्या स्टोरी होती है कि सब लालू यादव की फ़ोन टैपिंग की एक स्टोरी है। दूसरे दिन स्टोरी क्या होती है, सस्पेक्टेड ISIS सिंपैथाइजर्स इन इंडिया। अब ये कोई बताए कि ये सिवाय इंटेलिजेंस एजेंसियों की इनपुट के बगैर कोई पत्रकार पहले दिन ऐसी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? तो ये एजेंसियों का आदमी है और विदेशी ताकतों के हाथों में खेलने वाला आदमी है। मैंने खुद देखा है इतने दिन। देखिए मैं आपको बताऊं, IMA में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जब हम किसी अफसर को भर्ती करते हैं तो उसका साइको एनालिसिस होता है जी जी कि इसके दिमाग में क्या क्या भरा हुआ है और साइको एनालिसिस होकर पता चलता है कि ये आदमी सेना में रहने लायक है कि नहीं। तो मेरा ये कहना है कि ये जितने चैनल के इस समय हेड हैं, जो ये हिंदुस्तान में आज़ादी है, कोई भी चैनल खोल सकता है, लेकिन अगर इसका साइको एनालिसिस करा जाएगा तो ये अंदर से क्रिमिनल मिलेंगे या अंदर से परवर्टेड आदमी मिलेंगे और ये लोग ऐसे मिलेंगे जो है अगर मीडिया में नहीं होते तो कहीं जो है क्राइम कर रहे होते और किसी जेल में होते। और जी का जो वो चौधरी है क्या, और उसके 200 करोड़ की बात सामने आ चुकी। बिल्कुल। खैर ये बात आगे बढ़ेगी। रविंद्र कुमार जी आप ये बताइए कि ये आपने CBI की जांच की बात कह दी,
ट्राई के बारे में बता दूं, ये टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये TRAI है, जो लोग नहीं जानते इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। तो ये अब आगे क्या होगा, मतलब ये गोदी मीडिया किसी तरह से कंटेन हो जाएगा, इसके नतीजे में कहीं कोई ऐसा लॉजिकल एंड कोई आएगा आपको लगता है, या इससे भी ये निकल भागेंगे इस जाल से भी? नहीं, देखिए आप बीच में देख रहे होंगे कि लोगों ने अब जो है चैनल देखना बंद कर दिया, और चैनल देखना बंद कर दिया, और चैनल देखने का बंद करने का मकसद ये है कि लोगों को पता चल गया कि ये सुबह से शाम तक आप एक चैनल देखें, दूसरा चैनल देखें, तीसरा चैनल देखें, एक ही खबर मिलेगी और एक ही खबर का एक ही स्वाद मिलेगा। इंसिपिड जिसे कहते हैं ना, जैसे और खबरों से खेलते रहते हैं, आप 2 घंटे भी बैठो एक खबर नहीं खेलते नहीं, इनको इस बात से आज की दुनिया से कोई मतलब नहीं। खबर की दुनिया तो ऐसी बड़ी रंगीन और खुश मिजाज दुनिया है, आप देखेंगे दुनिया में नई नई खबरें आती हैं, ऐसी खबरें आती हैं जो आपने कभी सोची नहीं। बिल्कुल। लेकिन ये क्या करेंगे, कहीं से भी 100 साल पुरानी खबर उठाएंगे और उसे बना के दे देंगे, जी हमने जो है इसकी खोज की है। अरे सब कई बार तो कयामत आने तक की बात कह चुके, वो अगले हफ्ते आ गई, स्वर्ग तक सीढ़ी लग गई, पाताल लोक पहुंच गए, और आप देखेंगे सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को बुलाकर उसका इंटरव्यू ले लिया, और वो सांप ने जो है वो दूध पी लिया, क्या क्या वो, बहरहाल बहुत सी चीजें हैं। खैर उस बहस में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन मोदी जी का मीडिया अगर कमजोर हुआ तो क्या वाकई सरकार कमज़ोर होगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सरकार को मजबूत दिखाने का काम यही कर रहे हैं। देखिए, जब टेलीविज़न हिंदुस्तान में आया था तो उस समय 1965 में कहा गया था कि ये एजुकेशन पर्पज़ से आया। हाँ, टेलीविज़न का पर्पज़ था एजुकेशन। जी जी। और ये टेलीविज़न जो है एजुकेशन पर्पज़ का मतलब था कि दे वांट टू ग्रो ए साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑफ पीपल। नाउ दे हैव क्रिएटेड ए, आप कहेंगे कि पूरे देश को इन्होंने पागलपन में धकेल दिया है। लेकिन पागल को भी अकल आ जाती है। जैसे मेरे को एक चुटकुला याद आता है, आपने जो बात कही कि हिटलर एक बार पागल खाने गया, तो पागल खाने गया तो सारे पागलों ने कहा हे हिटलर, हे हिटलर। तो एक जो नर्स थी उनके साथ जो, वो चुप खड़ी रही। तो हिटलर ने कहा भाई ये सब कह रहे हैं हे हिटलर, हे हिटलर, आप क्यों नहीं कह रहे? उस जगह मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। हाँ, अच्छा। तो इसका मतलब यह है कि जो मोदी मोदी करते हैं उनको बाकी लोगों को पता है कि पागल हैं, तो पागलों के ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। थोड़े दिन बाद आदमी मान लेता है पागल है, इनको सुधारना मुश्किल है। लेकिन जब पागलों को अंदाजा हो जाए कि हमें पागल समझा जा रहा है तो अकलमंदी की बात करने लगते हैं। जी जी। जैसे टोबा टेक सिंह की कहानी लिखी मंटो ने, उसने कहा ये देश आज़ाद हो गया लेकिन हम तो उसी कमरे में हैं। उसने कहा नहीं, ये वाला कमरा जो है हिंदुस्तान में चला गया, तुम्हारे वाला कमरा जो है पाकिस्तान में चला गया, बॉर्डर पे वो पागल खाना था। तो पागलों को भी अकल आ जाती है। और मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान के लोग जो है थोड़े दिन के लिए आप पागल बना सकते हैं। जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा था, आप थोड़े समय के लिए सारे लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, और सारे समय के लिए थोड़े लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन सभी लोगों को सभी समय के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जी, ये बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने याद दिलाई। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी त्योहारों का सीज़न आने वाला है और बड़ी रौनक हुआ करती थी एक ज़माने में मार्केट में, और जो कारोबारी थे वो भी इंतज़ार करते थे। इस बार कोरोना लॉकडाउन के बाद जिस तरह के हालात बने हैं, ऐसा लगता है कि खाने पीने के लिए भी लोगों को प्रॉब्लम होने लगी है। अब त्योहारों में क्या होगा, क्या इससे कोई इकोनॉमी बढ़ेगी, कुछ बेहतर होगी? क्योंकि एक फार्मूला कुछ लोगों ने ये बताया था कि अगर सरकार आम लोगों के जेब में 10-10, 5-5 हज़ार कुछ डाल दे, वो खर्च करेंगे तो इकोनॉमी चलेगी, कुछ होगा। अब क्या लगता है आपको, ये जो त्यौहार का सीज़न आ रहा है उससे क्या कोई उम्मीद है इकोनॉमी के चलने की, पहिया आगे बढ़ने की? देखिए, हमारे हिंदुस्तान में माना जाता था कि ये जो शरदीय नवरात्रे आते हैं जो अब आ रहे हैं कल से, तो उसमें माना जाता था कि पूरी जो कमाई है, उद्योग का जो धंधा है, का जो पहिया है वो दोबारा चलेगा। और चलने का मतलब ये होता था कि नवरात्रे में रामलीला होती थी, नवरात्रे में जो है दुर्गा पूजा होती थी, नवरात्रे में जो है जो गरबा का जो फेस्टिवल है जो गुजरात में बहुत होता है वो होता था। और पूरे देश में एक तरह से हर आदमी कहीं ना कहीं किसी तरह इन्वॉल्व होता था। और इन्वॉल्व होने के बाद जो है उसके बाद दिवाली की खरीदारी शुरू होती थी। और दिवाली के समय में ये मानते थे कि बड़े बड़े ऑफर आते थे, कार खरीद लो सस्ती, टेलीविज़न खरीद लो सस्ता, फ्रिज खरीद लो सस्ता, कंप्यूटर खरीद लो सस्ता। फिर ये आता था करवा चौथ आ रही है तो सोना खरीद लो, सोना बिकेगा। और सोने के बाद जो है हमारे यहाँ जो है हिंदुस्तान में शादियों का सीज़न शुरू हो जाता था। तो ये सीज़न जो है जनवरी तक चलता था और ये माना जाता था कि पूरा जो उद्योग धंधा है वो अपनी आधी कमाई इस बीच कर लेता था। अब सवाल आपका बड़ा वाजिब है कि क्या लोग इस बार कुछ खरीदेंगे। मेरा कहना है कि लोगों की हालत बड़ी ख़राब है। और जैसा कि कल ही जो IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टीना
उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में मंदी बहुत ज़्यादा है और मंदी का वजह से जो है पूरे दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी को 21 ट्रिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हो चुका है। तो 21 ट्रिलियन का नुकसान जो है वो सहन नहीं कर सकती पूरी दुनिया। और दूसरी बात आप देखिए कि जो नुकसान हुआ है उसी बारे में जो वर्ल्ड बैंक है उनके जो चीफ हैं डेविड पालमाल, उन्होंने कहा है कि मंदी जो है 1930 की मंदी से बुरे दिन अभी आने हैं। आए नहीं है, आने हैं। आने हैं का मतलब ये समझिए कि मैं ये कहता हूँ कि ये जो कल से जो शुरू हो रहा है नवरात्रा और होली के समय तक हिंदुस्तान दिवाली की के समय दिवाली तो गुजर जाएगी। मैं होली की बात कर रहा हूँ। 6 महीने बाद की। अच्छा जी। 6 महीने के भीतर जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी अभी बुरी तरह और गिरेगी, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, कंपनियां जो है दिवाली की आड़ में जो है अपने जो प्रोडक्ट बना रही हैं वो नहीं बिकेंगे और नहीं बिकेंगे तो उनका दिवाला निकल जाएगा। और मैं तो आज के दिन, मैं 1 साल पहले जब प्रिडिक्ट करता था, लोगों को कहता था कि हिंदुस्तान में लोग भूखे मरेंगे मई जून में, तो लोग मेरी बात पे हंसते थे। मैं आज और कह रहा हूँ, आज ये कह रहा हूँ कि आज जो हम जहाँ बैठे हैं हम ये कहेंगे 6 महीने बाद होली के दिन कि जो ये आज का दिन जो है पहले के दिन अच्छे थे अब खराब है। क्योंकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट देने की जो मोदी सरकार की कोशिशें हैं वो ऐसी हैं शेखचिल्लियों वाली। जैसे कि आप सोचें कि आप ऊँट के मुंह में जीरा दे दो। जी। सरकार ने जैसे अभी कहा कि अब सरकारी कर्मचारी 10,000 रुपये हम देंगे उसे, वो भी कर्ज देंगे जो उसे 1 साल में चुकाना है, 10 किस्तों में चुकाना है। और वो जब देंगे, जब वो जो है ये वादा करे कि अपने 10,000 में, हमारे 10,000 में अपने 20,000 मिलाकर वो ऐसी चीज़ खरीदे जिसमें 12% GST लगता हो। यानी सरकार ने आपको 10,000 दिए, 30,000 आपसे खर्च कराए, 3600 रुपये सरकार को उसमें GST मिलेगा। और 3600 रुपये का मतलब है कि सरकार ने आपको 6400 रुपये दिए हैं और आपसे वो 10,000 रुपये 10,000 ले रही है। यानी ये कारोबार कर रही है? कारोबार नहीं कर रही, ये आपकी जो है हम कहेंगे हमारी जो गरीबी है उसका सरकार मजाक उड़ा रही है और हमें धोखा दे रही है। नहीं, और गरीब करने का इंतजाम भी है। 20,000 रुपये और खर्च हो जाएंगे आपके। और ये जो खर्च करेंगे, जो कहीं बचे अगर कहीं रखे हैं तो वो भी उसे खर्च करना है। और बिल्कुल वो, और फिर 10 महीने तक आपको 1-1 हज़ार वापस भी देना। तो और इसमें जो सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, लोगों में इतनी भुखमरी बढ़ गई है। आज ही मैं खबर पढ़ रहा था कि दिल्ली पुलिस का एक जो है आदमी एक शोरूम में गया और उसने वहाँ से वो क्या किया, उसने शोरूम से जूते और जुराब चुरा के भाग गया। और जूते और जुराब उसे भागे और ऐसे लिए कि बोला जी, वो सेल्समैन को बोला कि मेरे घर चल, मैं पुलिस कॉलोनी में रहता हूँ, मैं तेरे को पैसे दूंगा। तो विकासपुरी की पुलिस कॉलोनी में वो ले गया उसको और किसी मकान में घुस गया। उसके बाद वो मिला नहीं। अब पुलिस ने उसकी जांच शुरू की है। तो लोग जिस देश में जूते और जुराब चुराने लगे, और वो भी पुलिस वाला, और वो भी पुलिस वाले या पढ़े लिखे लोग, तो आप समझ लीजिए देश के कितने बुरे दिन आपको नज़दीक आ रहे हैं। और आप इससे समझ लीजिए बिहार में, यूपी में या और सुदूर में जहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, वहाँ क्या लोग हैं। जी। अच्छा, इस सब के बीच में बिहार इलेक्शन भी हो रहे हैं, क्योंकि आपने अभी बिहार का जिक्र किया। इतनी गिरती हुई इकोनॉमी, सरकार की तरफ से कर्ज के नाम पर फिर से जेब काट लेने वाला इंतज़ाम जो आप कह रहे हैं वो भी, और उसके अलावा जो इससे पहले खुद एक तो दबे कुचले पहुंच चुके लोग कहां तक, और कितनी बेरोज़गारी हो चुकी, इस सब का कहीं असर बिहार इलेक्शन पे क्या होने वाला है? क्या कुछ आप देखते हैं बिहार में? देखिए, बिहार में आप अगर मोटे तौर पे देखें तो मोदी जी को बड़ा यकीन था, इलेक्शन कमीशन को बड़ा यकीन था कि हर हाल में एनडीए जीतेगा। मैं इलेक्शन कमीशन को एक स्वतंत्र बॉडी नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि वो जो भी सत्तारूढ़ दल होता है उसकी वो समर्थक एक पार्टी होती है। जैसे सीबीआई के बारे में भी आपने कहा है, सीबीआई हुई या इलेक्शन कमीशन हुआ या मीडिया हुआ, आप देखिए ये सब जो है सरकार को अपने पीछे से धक्का लगाने का काम करते हैं कि भाई इनको आगे बढ़ाओ। तो अब ये बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं, 15 साल के जो शासन में नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। अब बिहार जो है हमेशा जो है गलत कारणों से खबरों में रहता है कि जी पुल बना, गिर गया, पुल का कल उद्घाटन होना था, आज गिर गया, बिहार में रेप हो गए, बिहार में पता चलेगा कि कोई सुधार नहीं हो रहा। और नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को गले तक जो है पूरी तरह से दुत्कारा है। यानी नीतीश कुमार बिहार के लोगों से मन में घृणा करते हैं। जब बिहार के जो बेचारे प्रवासी मजदूर बम्बई से चले, दिल्ली से चले पैदल, तो नीतीश ने कहा बिहार में आने की जरूरत नहीं है, बिहार में घुसने नहीं दूंगा। बिहार के बॉर्डर में अगर आप आओगे तो हमारी सरकार वहाँ क्वारंटीन सेंटर बनाएगी, उससे पहले वो बंद कर देगी। उससे पहले वो पॉलिटिकली जिस पार्टी को पब्लिक ने वोट दिया था उससे हट करके सरकार दूसरी तरफ जाके बना ली। वो तो नीतीश कुमार ही अकेला एक ऐसा आदमी है जिसने 2004 के बाद जब
एनडीए खत्म हो रहा था हिंदुस्तान में, तो उसको बिहार में जगह सबसे पहले नीतीश कुमार ने दी, उसके साथ मिलकर सरकार बनाई। और फिर जब दोबारा जो अभी बीजेपी की एंट्री हुई है बिहार में, वो भी नीतीश कुमार की वजह से हुई। इसीलिए नीतीश कुमार को कहा जाता है पलटू राम है। पलटू राम इसीलिए कहा जाता है कि इस आदमी को कोई दीन धर्म नहीं है। अच्छा, वो टोपी ओढ़ के कई बार ये दिखाने की कोशिश करता है कि मुसलमानों का बड़ा हमदर्द है, मतलब सेकुलर दिखाने की कोशिश करता है। नेता को तो होना ही, एक तरह से मैं कहता हूँ कि अगर नेता नौटंकी नहीं करे तो नेता खाएगा, क्योंकि अकल की पॉलिटिक्स तो कोई करता नहीं हिंदुस्तान में। सही। तो नीतीश कुमार को अब बीजेपी समझ गई है कि इसकी वैल्यू जीरो हो गई है। तो नीतीश कुमार को सबसे बड़ी जो अपने जीवन की सबसे लंबी जो और सबसे बड़ी चुनौती अगर मिल रही है तो इसलिए मिल रही है क्योंकि वहां पर सारा विपक्ष एक हो गया। वहां पर सारा विपक्ष एक हो गया का मतलब सीपीआई एमएल है, सीपीएम है, जितने भी वामपंथी फ्रंट है वो और महागठबंधन एक साथ हो गए हैं और सब जो है बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और बिहार की पॉलिटिक्स में अगर आप एक चीज़ देखें तो आप देखेंगे कि बाकी जो लोकतांत्रिक या मध्यम मार्गीय दल हैं वो एक अलग उनकी भूमिका है, लेकिन बिहार में जो वामपंथी सोच के लोग हैं उन्होंने हमेशा एक लंबी लड़ाई लड़ी है और हर लड़ाई में वो आगे रहे हैं। तो उनका गांव-गांव में आरएसएस के बराबर का संगठन है और वो जब इनके साथ हो गए हैं तो आप समझिए कि महागठबंधन को जीतना जो है, मैं मानता हूं कि अगर पल्ला देखें तो पल्ला पूरी तरह से जो है महागठबंधन के पक्ष में झुका हुआ है और नीतीश कुमार को हारना है। और यही वजह है कि आप देखेंगे जो अमित शाह 5 जून को रैली कर रहे थे, वर्चुअल रैली, पहली रैली उन्होंने की थी 80,000 टीवी चैनलों के साथ और लगा के उन्होंने पर्दे लगा करके खूब भाषण दिए। अब वो अमित शाह गायब है। आज ही चिराग पासवान कह रहे थे मैं अमित शाह के पास गया, उन्होंने गुमसुम सा जवाब नहीं दिया। मतलब वो कैंपेन के लिए जाने को तैयार नहीं है। वो उसे पता है कि जूते खाने के लिए मैं क्यों जाऊं। हाँ। अब तो उनके पास एक बहाना है। नहीं साहब, वो तो चाणक्य हैं साहब। चाणक्य तो है, लेकिन चाणक्य भी तो कभी हारेगा। चाणक्य भी तो मरा था, रावण भी तो मरा था, प्रकांड पंडित तो दुनिया में रावण था। हिटलर से ज्यादा बहादुर आदमी दुनिया में कोई नहीं हुआ, सिकंदर से ज्यादा बहादुर कोई नहीं हुआ, लेकिन वो भी तो दुनिया से अपना रोल करके चले गए। तो हर एक का सूरज ढलता है। अब जो अमित शाह का सूरज ढल रहा है तो अमित शाह ने कहा कि आराम से घर में लेटो, क्यों जाके फजीयत कर। ये वाली बात है। तो ये बहुत ही देखिए, अगर ये ऐसा हुआ, मैं दर्शकों से बताना चाहता हूँ कि अगर ये ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र के बाद में एक बड़ी नाकामी बिहार में होने जा रही है। नहीं, अगर बिहार, क्योंकि बिहार बदलता है तो देश बदलता है। हाँ। आप देखिए 1974 में जब आंदोलन हुआ तो बिहार से पहली बार लड़ाई शुरू हुई। जयप्रकाश नारायण का बाई चांस, हम अक्टूबर में ही चुनाव हो रहे हैं, उन्हीं का जन्मदिन और मरण दिन जो है, पुण्यतिथि जो है वो अक्टूबर में ही थी। सही। तो हम उस व्यक्ति के मुहाने खड़े होकर देख रहे हैं और ये नीतीश कुमार जो है उनके अंबलदार थे। नीतीश कुमार जो है उनके वो बनते थे कि मैं लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन आज जो है नीतीश कुमार जो है तानाशाहों के साथ है, भ्रष्ट लोगों के साथ हैं और उनका जो सारा वो जो है तेज है वो खत्म हो गया और वो तेजस्वी से लड़ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी के मुकाबले आप देखेंगे तो नीतीश कुमार जो है वो आज भी ये नहीं कह रहे मैंने 15 साल में क्या किया, वो याद दिला रहे हैं कि लालू के 15 साल ऐसे थे। यानी कि ऐसा है कि कोई माँ कहे, बच्चा कहे माँ मुझे रोटी दे, तो माँ कहे देख पड़ोस को देख, उसका बच्चा तो भूखा मर रहा है, तू अपनी माँ को ऐसी बात क्यों मांग रहा है, रोटी क्यों मांग रहा है। तो ये इस तरह का जब तर्क अगर नेता देने लगे तो आप ये मान लीजिए वो जीतने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा, हारने हुई लड़ाई लड़ रहा है और वो आधे मन से लड़ाई लड़ रहा है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि बिहार का जो चुनाव है वो उस चुनाव में जो है आने वाले समय में बिहार के चुनाव का असर जो पड़ेगा देश की राजनीति पे भी पड़ेगा और बंगाल के चुनाव पे भी पड़ेगा, क्योंकि बिहार के बाद बंगाल का चुनाव हो रहा है और बिहार के बाद बंगाल में भी इनकी यही हालत होनी है, क्योंकि बिहार में जो सबक विपक्ष को मिलेगा, जनता को मिलेगा और जनता अपनी आवाज़ देगी, क्योंकि बिहार के लोगों को पता है वोट देने के बाद उनकी हैसियत कुछ नहीं है। 5 साल के लिए बिहार की गवर्नमेंट कहेगी अब तुम जो है बिहार छोड़ के बाहर चले जाओ, हमारी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने बिहार के बारे में जो कुछ बताया वो बहुत ही अहम है। अहम इसलिए है कि अमित शाह जी जाने को तैयार नहीं है और वहाँ हार नज़र आ रही है, ऐसा आप समझते हैं। उधर टीआरपी के मामले में आपने कहा कि जांच होनी चाहिए सीबीआई से, हालांकि सीबीआई पे बहुत लोग यकीन नहीं करते और ट्राई के जो चेयरमैन हैं उनके बारे में जांच होनी चाहिए ताकि इसकी असल हकीकत सामने आए। अर्नब गोस्वामी तो सिर्फ सामने का एक तरह से मोहरा है, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ है जो कुछ टीआरपी वाले खेल में हो रहा है। उसके अलावा त्योहारों के सीज़न में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या इकोनॉमी संभलेगी नहीं संभलेगी, उसके बारे में भी आपने काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आप हमें समय दे देते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया,
जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।